की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। यूं तो समाज में अनेकों प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और आप सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उससे अवगत होते रहते हैं। पति पत्नी की लड़ाई तो एक आम बात है, ये तो हर घर का एक समझिए कि एक पार्ट बना हुआ, हिस्सा बना हुआ। लेकिन जब लड़ाइयाँ धीरे धीरे चरम पर पहुँचती हैं तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है और आखिरी में पति और पत्नी के मन, मस्तिष्क और दिल दिमाग पर भी पड़ता है। लेकिन अंजाम क्या होता है? दो तरह के अंजाम सामने आते हैं, या तो संधि विच्छेद जिसको कहते हैं संबंध विच्छेद, यानी रिश्ता ख़त्म, या फिर आदमी ख़त्म। अक्सर जो कहानियाँ आई हैं उसका अंजाम ये होता है रिश्ता ख़त्म, नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म। ऐसे कई मामले आते हैं। जंतर मंतर पर एक स्टोरी कवर कर रहा था, एक धरना था, पीड़ित पति, और उसका आयोजन करने वाले थे कि पत्नी अगर आपको सताए तो आप हमारे पास आइए। लेकिन पत्नियों की रक्षा के लिए, यानी वीमेंस प्रोटेक्ट के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है 498AB, आपने सुना ही होगा, डॉरी एक्ट, एंटी डॉरी एक्ट जिसको कहते हैं। लेकिन पति के सोशल और उसके फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट नहीं है। सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है कि जो गलतियों का सिलसिला शुरू होता है उसमें दोनों तरफ का मामला होता है। कई बार पत्नी की तरफ से ज़्यादा, पति की तरफ से कम, कई बार पत्नी की तरफ से ज़्यादा, पति की तरफ से कम। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वन साइड ही मामला हो जाए। अब जहां पत्नियां अति पर उतर जाएं और पति का जीना दोभर कर दें तो पति क्या करे? पति के पास कोई लीगल वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं। पत्नियों को कानूनी संरक्षण, यानी महिलाओं को कानूनी संरक्षण देने के लिए कई तो महिला एनजीओज हैं, उसमें कुछ तथाकथित जो है समाज सेवी संगठन भी हैं जो एनजीओ के नाम पर बैठकर महिलाओं को दिग्भ्रमित करके पति का जीवन जीना दोभर करके उजाड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं। ऐसे भी एनजीओ हैं। और एक सरकार ने महिला आयोग नाम का संगठन बना दिया। जहां जाइए वहां पत्नी की बात ही सुनी जा रही है, पति का कोई सुनने को तैयार नहीं। मामला कोर्ट तक पहुंचता और कोर्ट में भी महिला के पक्ष में अक्सर हमारे जो माननीय न्यायाधीश होते हैं वो ज़रा सा नर्म दिखते हैं। मीडिएशन को अवसर तो देते हैं लेकिन महिला के फेवर में ज़्यादा बात करते हैं। सच्चाई कुछ और होती है। मैंने कई केस को बड़ी नज़दीक से देखा, बहुत नज़दीक से। मैंने रोहिणी कोर्ट के एक मामले को देखा था जहां इनोसेंट फैमिली को, पूरी फैमिली को जेल में डलवा दिया गया और आखिरी में पैसे लेकर वो महिला ने तलाक ले लिया जबरन। 25 लाख रुपए में सौदा हुआ, 7 लाख रुपए कोर्ट और कचहरी के चक्कर में गया और परिवार तहस नहस हो गया। पता चला कि वो लड़की पहले से किसी से उसका अफेयर चल रहा था। इसका मतलब लड़के को बलि का बकरा बना दिया गया। फिर उसने दूसरी शादी उससे कर ली और अभी ये खबर है कि वहाँ भी डिस्प्यूट है। ऐसे कई मामले हम तक पहुँचते हैं, आप तक भी पहुँचते होंगे, सोशल मीडिया के जरिए भी, और समाज में तो आप लोग रहते ही हैं। एक शख्स हमारे साथ भी बैठे हैं, मंजर साहब, मंजर नाम है ना आपका सर? इनसे भी मेरी मुलाकात दूसरी तीसरी है। मंजर साहब का मामला भी कुछ विचित्र है। इनकी शादी लगभग 15 वर्ष पहले, 15-16 वर्ष पहले हो चुकी है कि ज़्यादा उससे हो गया? कैसा? ज़्यादा ही हो गया, 18 साल लगभग। 18 साल पहले लगभग शादी हुई। बेहतरीन शादी हुई जैसे शादी होती है, यानी वो जिसको आप अरेंज मैरिज कहते हैं, वो शादी हुई। दिल्ली आ गए, दिल्ली में रहने लगे, कमाए खाए, घर बनाया। इस वक्त इनके पास 4-5-6 झुग्गियाँ हैं। दिल्ली में झुग्गी भी मायने रखता है। बहुत सारे लोगों ने झुग्गी के ज़रिए महल तक का सफ़र किया है। ये मेरी नज़र में, आपकी नज़र में भी होगा। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक एक कदम बढ़ाए तो वैसे वैसे घरेलू मामले भी बिगड़ते रहे। कई बार नोक झोंक, कई मामले अदालत में, एनजीओ का डेरा, लोगों का जमावड़ा, लड़ाई झगड़े, थाना चौकी, कोर्ट कचहरी, तलाक, पंचायती, कुछ बचा नहीं है। ये पुलिंदा है पूरा जो आपको मैं दिखा रहा हूं। लेकिन मामला कहां तक जाकर रुकेगा
अभी मैं मंजर भाई से पूछूंगा। कई बार मैं इसलिए इन स्टोरी बना रहा हूँ कि इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, मुझे लगता है अब जीने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो मैंने इन्हें कहा मंजर भाई अगर ऐसे होने लगा तो फिर पुरुष विहीन समाज हो जाएगा, फिर सब आत्महत्या ही कर लेगा तो बचे कैसे। आत्महत्या चाहे इधर से हो या उधर से हो, दोनों कायरता का प्रतीक होता है। आप सच है तो साबित कीजिए और इसी समाज में रहिए, ये माना जाएगा। मंजर भाई सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, शादी जो आपकी हुई थी तो बारात उरात गए थे आप लोग? नहीं, अपना बसंत कुंज जुग्गियों में हुआ था, वहीं शादी मस्जिद में। अच्छा, मस्जिद में निकाह हुआ था। अच्छा, वो दावत वत भोज हुआ हाँ, था? दावत वत भोज हुआ था, अपना वहीं निकाह हुआ था। कितने लोग भोज भाज खाए? वहाँ पे करीबन थे 60-70 आदमी। 60-70 लोगों ने खूब खाया पिया, दुआएं दी, हो गया खेल खत्म, आप लोग रहने लगे। पर बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 है सर, एक लड़का एक लड़की। लड़की की उम्र कितनी? लड़की की उम्र है करीबन समथिंग 13 साल, 16 साल। 16 साल की लड़की है, ये एक सवाल। क्वेश्चन नंबर, लड़का है 13 साल का। लड़का 13 साल का है, यानी कि 18 साल लगभग शादी की हुई, तो 16 साल 2 साल, ठीक है। तुम 16 साल की बच्ची है, लड़का 12-13 साल का है। तो आप ये जो झुग्गी उग्गी सब खड़ा किए, खुद कमा के किए या आपके अब्बा ने कमाया? नहीं, मैं अपना खुद कमा के भी किए थे सर, कुछ परिवार वाले ने सपोर्ट किया था, कुछ हम अपना यहाँ कमा के किए थे। अच्छा, तो ये परिवार ठीक ठाक चल रहा था तो गड़बड़ कहाँ हो गया? परिवार मेरा सर शादी जब से किया ना तब से कुछ साल चला सही से, उसके बाद में जो है ना कलेशबाजी, घर लेके गए, बहन का 2 शादी थी उसमें ले गए, वहाँ पे भी कलेश कर दिया बहुत खतरनाक। फिर हम बोले इसको, बोले दिल्ली चल, दिल्ली में रहेंगे। फिर दिल्ली में ही रहे। दिल्ली में जब से रहे तब से 2 बार मेरे ऊपर कोर्ट केस कर चुका है ये। पहले भी कोर्ट केस किया था, वही तलाक वलाक हो गया था। फिर हम उसको पंचायत करके फैसला हुआ, सही हुआ, फिर उसके बाद हम फिर कोर्ट केस कर दिया। फिर उसमें शादी हुआ, दोबारा निकाह हुआ, मौलाना साहब आए, दोबारा निकाह करवाए। दोबारा निकाह करने के बाद में फिर रहने लगे। रहते रहते फिर ये जो ना हम गाड़ी खरीदे थे टेम्पो, उस गाड़ियों में गाड़ी लेने के बाद में ये कहने लगी 24 घंटे बदवा देती थी, तू गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सर गाड़ी ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 3 लोग बच गए उस गाड़ियों में। उसके बाद गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, 74,000 का बिल बना। तो उसके बददुआ में दम है, इसका मतलब 74,000 का बिल बना गाड़ियों में। उसके बाद में फिर गाड़ी हम ठीक किए, ड्राइवर बोला भाई ठीक करके चलाइए, लाइए भाई सर, मैं फिर चलाऊँगा। फिर ठीक करके लाए, फिर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी, फिर बना 31,000 का बिल। यानी 4 बार लगातार गाड़ी। बददुआ आप ले क्यों रहे थे? गाड़ी एक्सीडेंट हो गया 4 बार सर। मैं क्या आपसे सवाल किया जाएगा कि आप बददुआ क्यों ले रहे थे, क्यों ऐसा माहौल बन रहा था? उसके बाद में फिर ये मैं क्या बताऊं सर, आए दिन कलेश, सुबह शाम तक कलेश। नहीं, आपका कुछ चक्कर उक्कर तो नहीं किसी से? सर मैं कोई चक्कर में, कोर्ट में भी दोबारा केस डाला था, कोर्ट में भी गए थे। हम बोले कि सर मेरा शादी का 17-18 साल हो गया, मेरे को जो है ना मेडिकल किया जाए, अगर मेडिकल में मेरा कोई नहीं निकला तो इनको फांसी की सजा दिया जाए। फिर नहीं, मेडिकल में क्या पता है, चक्कर तो बाहर होता है, चक्कर का कोई मेडिकल नहीं होता। आपका कहीं क्या इल्जाम झगड़ा किस बात का होता? झगड़ा इसीलिए कहता है कि यार आप इधर है, ये फंसे हुए हैं, ये है वो है, एक काम पकड़ते हैं, कोई काम में मेरे को दिल मन क्यों टॉर्चर इतना करते कि मेरे खुद समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। काम क्या करते हैं आप? मैं प्लम्बर का काम करता हूं सर। प्लम्बर का काम करते हैं तो बड़ा गंदा काम, हाथ पैर कपड़ा सब इसमें गंदा होता रहता है। जी हाँ। तो प्लम्बर इस उम्र में, अच्छा वो आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरा है सर 37 साल। अच्छा, 37 साल उम्र तो उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत बचपन में आप लोग की शादी हो गई थी। कम उम्र में शादी हो गया था। कम उम्र में शादी हो गई थी। आज के तौर में होता तो दोनों को जेल भेज दिया जाता। वो इतने कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, न लड़का की न लड़की की। बहरहाल आपको क्या लगता है, इतना पंचायती, इतना सब कुछ, फिर से निकाह, फिर सब कुछ, पटरी पर गाड़ी क्यों नहीं आ रही है? पटरी पर गाड़ी नहीं आ रही इसलिए कि सर इनका क्या मैं बताऊं, इन लोग का समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है नहीं है। आपके पीछे कोई आदमी गलत पड़ा हुआ है या आपकी बीवी के पीछे पड़ा है? मेरे पीछे, मेरे साथ मैं खुद ही टाइम नहीं मिलता। आपको कोई भड़का उड़का रहा क्या आपकी बीवी के बारे में? मेरे कोई बीवी बारे में कोई नहीं भड़का रहा है मेरे को सर। मेरा बीवी जो ना वो चली जाती है वहाँ एनजीओ में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद जो ना घर आती है तो फिर कलेशबाजी। जब एनजीओ से आती है तब कलेश? हाँ, जब एनजीओ से आती तब कलेशबाजी। एनजीओ वाले अभी जैसे पहला रमजान के रोज 1 तारीख को अभी हम कोर्ट से आए, 2 तारीख को गई एनजीओ में, वहाँ से मिला उनको जूस मिला। तो 2 तारीख हमसे क्या पता जूस, 2 तारीख रोजा थे तो हमसे जो बच्चे लाए होंगे जूस दुकान से, ये जूस पिलाया मेरे को। 3 तारीख में फिर पंगा हो रहा है मेरे से, उल्टा सीधा बक रही मेरा वाइफ, कह रही कि तुमको मूत के जो मैं पिलाया हूँ जूस को। हम बोले यार क्या मैं औरत हूँ, तू समझ में नहीं। तो ये एनजीओ में क्यों जाती हैं?
एनजीओ में पता नहीं किस लिए जाते हैं सर, ये एनजीओ में काम करती हैं क्या? नहीं, एनजीओ में कोई काम नहीं करते हैं ये। तो फिर जाने का क्या मतलब? ये लेडीज़ों का ग्रुप होते हैं ना, लेडीज़ों सबको बुला के एनजीओ वाले ने इसको ले जाते हैं, वहाँ पे बातचीत करते हैं। मेरा पिताजी खत्म हो गया, 5 साल हो गया सर, मैं पिताजी का अभी तक ना मरने में गया हूँ घर, नहीं अभी तक गया हूँ, अभी 6 साल होने को जा रहा है। गलत तो आप खुद हैं। अब आप ऐसा नहीं, ऐसी जिंदगी आप क्यों जी रहे हैं? क्यों नहीं गई ये बताइए। उतना मेरे पास गुंजाइश ही नहीं होता जो जानने का। अब कैसे जाऊं? अभी ईद 29 तारीख को मेरा तारीख है कोर्ट का, मैं कैसे ईद में घर जाऊं? ईद में सोचे घर जाऊं, 6 साल हो गए घर जाने के लिए इरादा था कि मेरा माँ बहुत रो रही है, माँ से मिलने के लिए जाऊं। अब 29 तारीख को तारीख है, फिर 8 अप्रैल को फिर तारीख है। मैं एक बात बता ना, आप इस मामले में गलत नहीं है, बीवी गलत है अगर आपकी, तो इसका क्या मतलब? माँ बाप सबको आप छोड़ रहे हो और अब हालात ये बन रहे हैं कि बच्चे को भी छोड़ रहे हो, ये क्या मतलब है? आपको ये झगड़ा लड़ाई अपनी जगह है, माँ बाप का हक अपनी जगह है। आपको बीवी ने इतना उलझा दिया कि आप माँ बाप से मिलने तक का वक्त नहीं मिला आपको। सर उतना मेरे पास गुंजाइश ही नहीं होता जो मैं अब जा पाऊँ। अब क्या आप कमा के लाते हैं, सब पॉकेट छीन लिया जाता है क्या? सारे टू जेड 1 रुपये भी नहीं रहता सर। मैं क्या बताऊँ, इतना मैं अब डिप्रेशन में हो गया। उस दिन मेरे पुलिस वाले आए दिन, तो पुलिस थाना होता है मेरे घर में, पुलिस वाले हमको ले जा रहे थे, हम उसको बोलते सर मैं सुधार कर लूँगा, देख लीजिए। मैं इतना परेशान हूँ कि हद से ज़्यादा, मैं खुद सुधार कर लूँगा। नहीं, गुंजाइश की बार बार आप बात कर रहे हो। काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? काम अभी मेरा चल ही नहीं। कमाते हो कि नहीं कमाते हो? पहले का अभी नहीं चल रहा ना, कमाते थे इतने दिनों में कि नहीं कमाए? जी, इतना दिन जो हम कमाते थे सर, ये जुग्गी बनाया, जुग्गी में पैसे, जुग्गी बनाए लेकिन घर नहीं गए। ये पॉइंट तो आपका गलत है ना। हाँ, घर नहीं जा पाए सर। घर क्या बताऊँ, किसके लिए जुग्गी बनाए? जुग्गी बच्चों के लिए। और आपको किसने पाला? आपके बाप ने। तो आपके बाप ने भी तो बच्चों को खड़ा किया ना, तो जाना तो फर्ज था ना आपका। ये गलत आपने क्या पॉइंट कि ठीक है बीवी के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, और आज वही बीवी से आपका पंगा भी चल रहा। तो ये चीज आपको भी समझना, कोई भी ऐसे मर्द, ये मैसेज उनके लिए भी है कि हक माँ बाप का भी है, हक बीवी का भी है, हक बच्चे का भी है, हक तो भाई और बहन का भी है, लेकिन वो स्टेज होता है। ऐसा नहीं कि आप एक के चक्कर में पूरी दुनिया उजाड़ दें, ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक गलत होगी, बीवी मान लीजिए आपकी गलत है, मैं भी मान लिया 1 मिनट के लिए, लेकिन बच्चे गलत नहीं हो सकते, माँ गलत नहीं हो सकती, बाप गलत नहीं हो सकते, रिश्तेदार सब कैसे गलत हो जाएंगे? फिर तो आप गलत हो जाएंगे। इसलिए आपने ये काम गलत किया है कि सारी कमाई बीवी के पीछे लगाई, बच्चों के पीछे लगाई आपने, और आपकी बीवी ने कभी आपको मोहलत नहीं दी कि कम से कम माँ बाप के पास भी तो चले जाओ भाई, हमारे पास तो सब दिन तुम रहते हो। देखिए, औरतों को भी ये काम करना चाहिए। जो महिला ये काम नहीं करती है उसे याद रखना चाहिए कि वो भी माँ है, कल उससे भी मिलने के लिए उसके बच्चे नहीं आएंगे तो उस पर क्या बीतेगा। ये भी एक मुद्दा है। हर का एक चेन है, जिंदगी में चेन होता है, इस हाथ से दीजिए और इस हाथ से लीजिए। आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे, यही होगा तरीका। कुल मिलाकर अब आप क्या चाहते हैं? ये एनजीओ वाले तो अपना काम करते रहेंगे, एनजीओ का गठन ही इसी के लिए होता है। ऐसे ही 10-20 महिला उसको मिल गई, उसका काम चलता रहेगा। आप क्या चाहते हैं, कैसे से रहना चाहते हैं? अब मैं क्या बताऊँ सर, मैं जो ना घर में, अब वो तो केस डाल रखी है, मेरा बाप मर गया, अभी तक 6 साल हो गया, घर नहीं गया हूँ। डेली कहते तेरा तुम्हारा मरा हुआ बाप का मुंह में मुतूंगा, तेरा विधवा माँ है, तेरा विधवा माँ को ये करूंगा वो करूंगा। ये गाली गलौज, चलिए उसमें सीधा सीधा बोल दिया कीजिए, गाली गलौज देती है, ठीक है। अब एक एक गाली को दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ, वो सब कहानी हमने सुन ली, वो हमने समझ लिया। आप हमको ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं? मेरे को तो सर इंसाफ चाहिए। मैं जिंदगी क्या जगह से जीऊंगा, मेरे को तो इंसाफ चाहिए। मैं सर बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहूं जिंदगी भर, तो मैं करूं तो फिर करूं क्या? फिर या तो मैं खुद सुसाइड कर लूंगा, फिर आप वहीं जा रहे हो, सुसाइड कर लूंगा। ये भी कमजोरी आपकी है, ये भी आपकी कमजोरी है। आप अपनी सच्चाई को रखने के लिए मैदान में कमर कस के रहिए। जैसे ये पंचनामा हमारे पास है, दर्शकों आप देखेंगे, इनकी पंचायती हुई थी, 25 लोगों के साइन है, ये हिंदी में और ये उर्दू में। इनका निकाह नामा भी मेरे पास है, इनका सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़ लिया, कहीं कुछ नहीं है। आप तो क्लीन चिट मिला हुआ, पंचों ने भी आपको क्लीन चिट दिया, पंच तो आपके फेवर में लिख रहा सारा मामला। उसके बाद भी आप जो ये सुसाइड कर लूंगा बोल रहे हो, तो आपको मतलब जीने का हिम्मत क्यों नहीं मिल रहा, लड़ने का हिम्मत क्यों नहीं मिल रहा? आपके फेवर में तो सारा मामला दिख रहा, सारा एनजीओ आपकी बीवी की तरफ, लेकिन जब पंचायती हुई तो ये पंचनामा जो है ये पूरा, इसमें तो आपके फेवर में सब लिखा हुआ, इसमें आप बेकसूर दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं। फिर भी आपने दोबारा फिर निकाह किया, फिर रहने लगे। अब आप फिर परेशान हैं, बार बार मारपीट, बार बार 100 नंबर कॉल, बार बार थाना, बार बार कोर्ट। आप इससे मुक्ति चाहते हैं कि क्या चाहते हैं
कि उस एनजीओ वालों को बताना चाहते हैं कि उसकी वजह से घर बर्बाद हो रहा है, या आपकी वजह से आपके पीछे कोई आदमी है जो आपका कान भरता? क्या है, बीमारी क्या है? मेरा तो कोई है सर, मेरा कोई ये नहीं है। क्यों आपके पीछे कोई है क्या पड़ा हुआ? कोई पड़ा हुआ नहीं, कोई आपका कानून भरता है क्या? कुछ भी नहीं है सर, तो मैं मानते ही नहीं आपके सर। बीवी के खिलाफ कोई भड़काता है क्या आपको? मेरा कोई नहीं, कोई मेरे को भड़काता नहीं बोलता है कि तुम्हारी बीवी ऐसे है वैसे है, वहां जाती वहां जाती। ना मैं ये सब चीज मैं कभी नहीं तो सुना। फिर आपकी बीवी को कोई भड़का रहा है, हाँ, वो एनजीओ में जाती, एनजीओ से आने के बाद में जो ना वो कलेश झगड़ा करती झगड़ा है। इसका मतलब वहां पीछे जो है एनजीओ के बहाने कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इनकी वाइफ को वर्गलाते हैं, दिमाग में उनके कुछ गलत बात डालती है, वो आके। अच्छा, पढ़ी लिखी कितनी है आपकी पत्नी? पढ़ी लिखी कोई खास नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, 5 मतलब साल। हाँ वैसे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वाला घरेलू जो होता है, हाँ, तो उसको पढ़ा लिखा नहीं कहा जाता। कुल मिला के मसला लाइल्मी है, दूसरों की बातों पर आना है और दूसरों के बातों को सुन सुनकर अपने घर को बर्बाद करना है। ये एक सबक है सामाजिक लोगों के लिए कि आप किसी भी मामले को ख़त्म नहीं करवाते हैं, उलझा के रख देते हैं। और एनजीओ के नाम पर आप सिर्फ रोटी सेकते हैं, किसी के घर को तोड़ते हैं। ये कौन सा एनजीओ होता है भाई? किस तरह का एनजीओ होता है? ये जितने भी सामाजिक संगठन हैं, इनका काम है किसी को सही रास्ता दिखा देना, कानूनी समाजी, घर को बसा देना, घर को खुशहाल बना देना, हंसता परिवार होना चाहिए। ये काम तो कोई कर सकता है सामाजिक आदमी। और अगर परिवार तोड़ने का काम कर रहा है तो वो एनजीओ नहीं, वो असामाजिक तत्वों का गिरोह है। इस पर भी लोगों को नजर रखना चाहिए कि आपके क्षेत्र में भी तो कहीं ऐसा एनजीओ नहीं चल रहा जो महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम पर महिला कोई गलत रास्ते पर पहुंचा रहा। ये भी एक मुद्दा है। बहरहाल ये स्टोरी का मकसद मेरा ये था कि घर सबका आबाद होना चाहिए और उसके लिए हर नेक इंसान को कोशिश करनी चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि मंजर भाई नाम है ना आपका, मंजर भाई, हम लोग कहते हैं मंजर जो है, बिहार में जो आम का वो फूल खिलता है ना, उसको मंजर कहते हैं। बड़ा खुशनुमा नाम है, मंजर में दृश्य होता है। अल्लाह करे आप का मंजर जो है खुशनुमा और अच्छा हो जाए, फैमिली खुशहाल हो जाए, आप लोग हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारें। और ये सुसाइड वाला लफ्ज़ निकाल देंगे। और मैं ज़रा उस एनजीओ को भी देखूंगा क्या है, उसकी परत को भी देखूंगा। और आपको किसी ने गलत बता दिया कि ये जो फाइल आप लेकर घूम रहे हो ना कि कोर्ट में ये डाल दिया और कोर्ट हमको फांसी दे देगा, कोर्ट कुछ भी आपको नहीं करेगा। जज साहब कोई ऐसे नहीं हैं, जज साहब की बीवी होती है, उनके भी परिवार होते हैं, वो सब कुछ डिस्प्यूट वो भी देखते हैं। फैसले एक दिन में नहीं होते और आपको कुछ भी नहीं होगा। आप अगर सही है अपनी जगह पर, आपको जिंदगी में कुछ नहीं होगा। और आप अगर गलत होंगे तो ऊपर वाला भी और कोर्ट जज भी आपको हर हाल में घेरेगा। बस इतनी सी बात है। अपने आप को सही रखना है, अड़ के रहना है, सच्चाई को सामने रखने से मुंह नहीं चुराना है और मसले को हल करने के लिए आगे आना है। बने रहेंगे देश की सच्चाई पर। इस तरह के और भी स्टोरीज़ अगर आएंगे तो आप तक पहुंचाऊंगा। मकसद सिर्फ एक है कि भाई इससे सबक लिया जाए।